नमस्कार, दुर्गेंद्र चौहान हूं मैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चारों तरफ बढ़ रही हैं। ये अलग बात है कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो भी बहुत अहम तरीके से लड़ा जा रहा है। पूरे दिन इसको लेकर गहमा गहमी रही और उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव सियासी पारा उबाल मार रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले वो है राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक सीट पर पेंच फंसा है। 7 सीटें बीजेपी की क्लियर हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को 2 वोट महज चाहिए क्योंकि एक सीट के लिए 37 वोट जरूरी होते हैं और 8 के करीब वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लिहाजा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा का चुनाव फिट होगा किसका दांव। राज्यसभा चुनाव के लिए जो गणित है उसमें बीजेपी की 7 और सपा की 3 सीटों पर जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने 8वां उम्मीदवार जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, व्यापारी हैं, बिल्डर हैं, संजय सेठ को बीजेपी ने उतार दिया। इससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। समीकरण एक सीट को लेकर बेहद रोचक हो गया है और इसके बाद तोड़ फोड़ गुणागणित चल रही है। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा की स्ट्रेंथ इस समय 399 है। 4 सीटें खाली हैं। यहां राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में एक उम्मीदवार की जीत के लिए प्रथम वरीयता के तकरीबन 37 वोटों की जरूरत पड़ेगी। यहां बीजेपी को अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए 296 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट की आवश्यकता होगी। बीजेपी, आरएलडी, सुभासपा, अपना दल, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक समेत एनडीए के सभी घटक दलों की स्ट्रेंथ देखें तो 288 ही पहुंचती है, जो जरूरी संख्या बल से तकरीबन 8 कम है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए 111 विधायकों के प्रथम वरीयता मत उसको चाहिए होंगे। सपा के 108 विधायक हैं, जिनमें एक विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं और वोट नहीं डाल सकेंगे। अब सपा की अपनी स्ट्रेंथ 107 विधायकों की ही रह गई है। ऐसे में राजा भैया का रुख महत्वपूर्ण था। राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए। अगर राजा भैया समेत उनकी पार्टी के दोनों विधायक सपा उम्मीदवार को वोट करते तो पार्टी तीनों सीटें जीत जाती, लेकिन राजा भैया ने बीजेपी के साथ जाने का ऐलान किया। ऐसे में सपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रथम वरीयता के अधिक वोट होने के बावजूद दूसरी वरीयता के वोट पर ये पूरा चुनाव जो है निर्भर हो जाएगा और यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो पूरे गुणागणित को एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई वो तो बीजेपी के साथ हैं, डिनर विनर चाहे जिसके साथ में खाएं, लेकिन बीजेपी के साथ में वो हैं। महत्वपूर्ण ये है कि थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई कि समाजवादी पार्टी के 4 विधायक उनकी जो ट्रेनिंग वाली बैठक थी उसमें नहीं पहुंचे। ये विधायक हैं पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी, जो अमेठी से विधायक हैं। गायत्री जेल में हैं और काफ़ी दिनों से उनको कोई राहत नहीं मिली है। पेरोल वगैरह वो चाहते हैं, कहते हैं कि इस तरह की कुछ डील हो चुकी है पेरोल और अन्य चीज़ों को लेकर कि भाई उनको थोड़ा राहत दी जाएगी, उनको सांस खुली हवा में मिलेगी। इस बात को लेकर कोई डील हुई और महाराजी देवी नहीं पहुंची हैं। विनोद चतुर्वेदी कालपी जालौन के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी बैठक में नहीं गए। राकेश पांडे अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी बैठक में नहीं गए। उनके बेटे रितेश पांडे बसपा के सांसद थे, इस्तीफा देकर भाजपा के साथ हैं और भाजपा से भी चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो 3-4 जो विधायक हैं ये नहीं पहुंचे हैं और इसको लेकर तरह तरह की संशय भी वहां चल रही है। अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने इस चुनाव को लेकर राजा भैया और कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई उसको हम लोग सुन लेते हैं। दल का वोट कहाँ जा रहा है?
जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? तो प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। राज्यसभा की सभी जो 10 सीटों का चुनाव हो रहा है उसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह अच्छे अंतरों से जीत करके राज्यसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भी आपके संपर्क में ऐसा दावा किया। ये सपा में अगर कोई समस्या है तो ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। अरे भाई देखिए, पहले जो है ना राशन, तब फिर उसके बाद भाषण। चलिए, बिना राशन के भाषण नहीं होगा। किस तरह का राशन? अरे पेट पूजा और कौन पूजा। सपा कितने विधायक लेकर आ रहे हैं? हाँ, राजा भैया से भी मिले थे कल शाम को सब। तो बीजेपी के साथ आएंगे, वोट नहीं आपकी बात हुई? 100% रहे, कहाँ जाएगा कोई, सब लोग एनडीए के साथ हैं भाई। लेकिन सपा के तो नेताओं ने जाकर राजा भैया से पहले मुलाकात करी है। पहले न किए थे। बात जानते हैं, विरासत जानते हैं, पहले की नहीं मानी जाती है, बात वाली मानी जाती है। लेकिन अभी आपके साथ तो खाली आपको मिला के 3 ही विधायक नजर आ रहे हैं। अरे तीनिये लोग है महाराज, तीनिये लोग आ रहे हैं ना। अभी डिनर पार्टी है ना 8 बजे। बीजेपी का आप लोग रहिएगा। बीजेपी का संजय सेठ बढ़िया वोट से जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीता रही है। आप देखिएगा क्या क्या खेल अंदर हो रहा है। कितने विधायक लेकर आ रहे थे? कल के लिए जो देखिए, सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। जो पेपर लीक हुआ 6 महीने बाद। देखिए, हर पार्टी अपनी तैयारियां करती है, अपने लोगों से बात करती है और ये उनकी अपनी एक आंतरिक प्रक्रिया है। ये मुझे लगता है कि हर चुनाव के पहले होता है, ये सब होता रहा है, होता रहेगा। और चूंकि यूपी में एक एडिशनल कैंडिडेट के आ जाने से स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हो गई हैं, तो उसको लेकर और मुझे लगता है जो बातचीत और चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है, तो उसको लेकर और सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो डिनर पार्टी क्या होती है? एक रणनीतिक पार्टी कह लीजिए। तो कुल मिलाकर गुणागणित और क्रॉस वोटिंग, इसकी काफ़ी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का खेमा, एनडीए का खेमा इस बात को लेकर पूरी तरीके से मुतमईन है कि राज्यसभा में जो उसके 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ, बड़े उद्यमी हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था, पाला पोसा समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनके उद्योग धंधे बढ़े और वो भाजपा की सरकार के साथ, अब भाजपा की सरकार और भाजपा के साथ, भाजपा के संगठन के साथ हैं और राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं। उन्हें राज्यसभा बीजेपी पहले भी एक बार भेज चुकी है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिलवाकर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश भार्गव जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश और देश की रणनीति, राजनीति, कूटनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र दुबे से ही करते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। बाकी राज्यों में तो कुछ 1-2 राज्य दक्षिण के, वहाँ भी कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश का घमासान है। और ये जो टोटल राज्यसभा के चुनाव हैं, इसको लेकर समीकरण भी तरह तरीके से बदल रहे हैं। सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर तोड़फोड़, क्रॉस वोटिंग, निष्ठाएं बदल रही हैं, क्या खबर है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जब से ये 8वें प्रत्याशी सीट बनाए गए थे, तो मैं लगातार कह रहा था कि भाई संजय सेठ को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय सेठ मूलतः समाजवादी पार्टी द्वारा पालित पोषित नेता हैं
और नेता क्या उद्यमी है और अपने धन बल के आधार पर उनका चयन होता है। पहले सपा करती थी, आज भाजपा कर रही है, और उनके लिए क्रॉस वोटिंग ही जीत का एकमात्र माध्यम है। और क्रॉस वोटिंग आसानी से होगी। अरे अपने घर का लड़का चाहे पड़ोस में जाकर रहे या अपने घर में रहे, जीत तो अपने घर की ही होगी। तो अगर भाजपा से भी जीत जाएंगे तो कोई बात नहीं है तो अंततः वो सपा के ही आदमी। और आप तो दुगेन जी जानते हैं सपा में उनकी कितनी गहरी पैठ है जी। इनके परिवार के कुछ लोगों के बिजनेस के रिश्ते हैं उनके साथ जी। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और यही सोच करके भाजपा ने 8वें प्रत्याशी के रूप में उतारा। अब फंस गए। देखिए, जब तक 7 और 3 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्लियर हो रहा था। फंस गए आलोक रंजन जी जो अफसर है। तो अब या तो संजय सेठ जीते या आलोक रंजन जीते। तो अब जहाँ इतना धनबल है वहाँ संजय सेठ की ही जीत निश्चित है। अभी बड़ी चर्चा हो रही थी राजा भैया ने पत्ते खोल दिए। अरे राजा भैया न जाने कब से खुले पत्ते लेके घूम रहे जी। आप ये बताइए, राजा भैया क्या सत्ता से हट के कभी जाते हैं? अरे उनको गुंडा में अपनी बादशाहत बरकरार रखनी है तो वो सरकार से पंगा मोल नहीं ले सकते। वो तो ठीक है, अखिलेश के यहाँ भी चले गए, उसके यहाँ भी चले गए ताकि उनका भाव बढ़ता रहे। इस तरह के लोगों का तो चुनाव के समय ही 2-4 दिन का भाव रहता है। अब आप चाहते हैं कि ये भी भाव न रहे और पहले दिन से कह देते कि नहीं नहीं योगी जी हम आपका वोट देंगे, तो क्लियर है राजा भैया और उनके दूसरा वोट जो है वो मिलेगा। देखिए ज्वाइन हो गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आवाज आ रही उधर से। जी सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी जी कंप्लीट करिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब खेल बिल्कुल साफ है। रात 8 बजे जो डिनर मीटिंग होने वाली वो एक महज औपचारिकता है। अब चाहे राजा भैया को डिनर मीटिंग में न भी बुलाते तो भी वोट तो उनको भाजपा के कैंडिडेट को ही देना है। और वो बाहुबल वाले हैं, वो धन बल वाले हैं, तो धन बल और बाहुबल अलग भी नहीं हो सकता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये एक तय लिखी लिखाई कहानी थी। ये एक लिखी लिखाई कहानी थी जिसमें हम लोग बिला वजह कई रोज से कयास लगा रहे थे। अच्छा, ये आप मान चुके हैं कि अब संजय सेठ ही जीतेंगे, ये तय कर चुके हैं आप? मैं तो मान, और कोई चारा नहीं भाई, और कोई चारा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आलोक रंजन को बलि का बकरा बनाया समाजवादी पार्टी ने, ये भी कह सकते हैं? हाँ, अब ये तो माना जा सकता है। और उनको शायद ये अंदाज न रहा हो कि भाई बीजेपी 8वां कैंडिडेट भी घोषित कर सकती। नहीं घोषित करती तो आलोक रंजन हो जाते। हाँ, लेकिन अब जब मतलब मुकाबला आलोक रंजन और संजय सेठ के बीच में है तो सेठ ही जीतेगा, रंजन क्या होते कुछ नहीं होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। उदेश भार्गव जी आपके पास आ रहा हूँ। ये पूरे देश में जो राज्यसभा के चुनाव हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार जहां भी जरूरत पड़ रही, जैसे भी जरूरत पड़ रही, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा की सीटें वो जीतने की कोशिश कर रही है। और एक अच्छी बात है कि एक राजनीतिक दल बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहा है। वो कोई भी चुनाव हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत सारे जो दल बदल होते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद ली जाती है। इन जो राज्यसभा का ये चुनाव है, इसका कोई गुणागणित कहीं आप इस तरह भी देख रहे हैं क्या कि जो ये समीकरण बदल रहे हैं, कुनबे बढ़ रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के नाते ही जो लोग जोड़ घटाना चल रहा है, उसका कहीं कोई लोकसभा चुनाव तक कुछ चीज़ों को आप देखते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, राज्यसभा में अपना बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी जो भी कर रही है वो बहुत जरूरी भी है। देखिए अभी जुलाई से नए कानून लागू हो जाएंगे। ये तो चलिए नया कानून चूंकि भारत का कानून था, सभी दलों ने मिलकर पास कर बन गया। लेकिन कोई भी बिल पास करने के लिए राज्यसभा में संख्या बल होना सत्ता दल का बहुत जरूरी है। इनका संख्या बल नहीं था। अगर ये जुटा रहे हैं तो
बहुत सारी चीजें हैं जो अंग्रेजों के जमाने की अभी चली आ रही कई मामलों में, या कोई ठोस निर्णय लेना है, उसके लिए जरूरी है कि राज्यसभा में इनका बहुमत हो। रहा आपके उत्तर प्रदेश का, जैसा भी आदरणीय दुबे जी बता रहे थे कि सेठ जी, तो भैया ऐसा है, मैं एक थोड़ा सा किस्सा सुना देता हूँ। एक भिखारी एक सेठ की दुकान में पहुंचा, बोले भैया कुछ दे दो। उन्होंने कहा नहीं, देख पैसे से पैसा खींचता है, तू पैसा है तेरे पास? बोले हाँ है। क्या है? तो उसने एक का सिक्का दिखाया, उसने अपनी तिजोरी खोल दी। उसने कहा इसको दिखाई, एक पैसा खींचेगा। जैसे ही उसने पैसा सिक्का दिखाया, सेठ ने उसमें हाथ मार दिया और सिक्का उसमें गिर गया। अब वो बोला मेरा सिक्का चला गया, मुझे दो। बोले तू पहचान ले तेरा सिक्का कौन सा है। तो भाजपा के पास इस समय सिक्के ही सिक्के हैं, कोई एक आध सिक्का अगर दिखाएगा तो उधर ही खिंच जाएगा। रहा ये कि उद्योगपतियों की आस्थाएं हमेशा सत्ता दल के साथ होती है, कभी विपक्ष के साथ नहीं होती है। ये अलग बात है कि चुनाव में वो विपक्ष को भी चंदा और सत्ता दल को भी चंदा देते हैं। रहा राजा भैया के लिए, जैसा भी आदरणीय दुबे जी ने बताया, तो राजा भैया को भी अपनी विरासत को बरकरार रखना है, अपने रसूख को बरकरार रखना है, और वो तो बोल चुके हैं। अभी डिनर पार्टी में अखिलेश यादव जी की 4 विधायक जो गायब हो गए, नहीं पहुंचे। चलिए अमेठी की विधायक का तो समझ में आता है कि उनका अपना निजी स्वार्थ है, और भाजपा ने आश्वासन दिया होगा, पक्का आश्वासन दिया होगा, क्योंकि राजनीति कहती है बाई बुक और क्रुक, जी किसी भी तरीके से अपने को विजय हासिल करना है, जीत हासिल करना है। और इस समय क्योंकि राम में लहर चल रही है, पूरा देश भगवा में चल रहा है, आज ये ज्ञान वापी का भी फैसला आ गया, तो कुल मिलाकर के भाजपा की ओर लोगों की निगाहें जमी हुई हैं और भाजपा पर विश्वास जमता जा रहा है। और ये बात भरोसा और विश्वास का है, वायदों से कुछ नहीं होता है, ये भरोसा और विश्वास का है। लोगों को ये लग रहा है कि अगर इनका राज्यसभा में बहुमत आ गया, राजनीतिक दल भी समझ रहे हैं। अभी आप देख रहे थे इंडी गठबंधन का क्या हो रहा था। आज न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में घुसी तब फैसला कर पाए ना अखिलेश कि अब हम इनके साथ जाएंगे, कल तक तो सब अलग हो रहे थे। तो कुल मिलाकर के राजनीति में जो आप अपना लें, जो तरीका अपना लें, वही राजधर्म बन जाता है, और आज भाजपा का राजधर्म बाहुबल बना हुआ है। ठीक बात है। महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही भार्गव जी ने, उस चर्चा को एक अलग तरीके से इसको चर्चा को मोड़ा है। वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर लोगों का विश्वास जमता जा रहा है बीजेपी पर, और खास तौर पर जो दलबदलू नेता हैं उनको ये यकीन है, क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत अच्छा काम किया, किसी भी दलबदलू नेता के साथ में धोखा नहीं किया। इसलिए जो दूसरे दलों में, अभी एडीआर की एक रिपोर्ट मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, अभी एडीआर से जुड़े संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। उस रिपोर्ट में यह था कि 610 सालों के अंदर 600 दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी ने लिया है, जिसमें 426 विधायक और सांसद हैं, पूर्व विधायक और सांसद विधायक है मौजूदा। इतनी बड़ी तादाद। और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि बीजेपी दल बदलू नेताओं का सबसे बड़ा अड्डा है इस देश में। वो रिपोर्ट के ये जो वर्डिंग है, तो एक जो भरोसा है पॉलिटिकल लोगों को कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो जो डील होगी वो डील पक्की होगी, बात तक भी। तो ये भी भरोसा है, ये भी गारंटी है बीजेपी की तरफ से। महेंद्र सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसी रिपोर्ट में ये भी है कि सबसे ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। हाँ, वो तो सभी को पता है, पूरी आधी कांग्रेसी चली गई है पूरी। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। उसमें 10 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी बहुत हैवी वेट लोग शामिल हुए। और निश्चित तौर पर जहां सत्ता होती है दुर्गेश जी, एक बात तो है कि वहां आप देखिए अपने काम करा सकते हैं, पहली बात पैसा बना सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग सदुपयोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, एक छतरी ऊपर रहती है, आप संरक्षित रहते हैं। और जितने लोग जो अभी वॉशिंग मशीन के तौर पे माना जाता है बीजेपी को, तो वो इसीलिए वॉशिंग मशीन किस काम आती है? गंदगी साफ करने के लिए। तो आपको एक छत्र छाया मिल जाती है, सत्ता के साथ आप रहते हैं, आपके काम होते हैं, आपको एक कोई एजेंसी आपको परेशान नहीं करती है। वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सारी चीजें, तो वो विश्वास तो बनता ही बनता है। अब विपक्ष आपको क्या दे सकता है विपक्ष के साथ रहने के लिए? और जैसा कि जानते हैं, हम सब जानते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन मतलब डीएनए में है। जब करप्शन है, कुछ चीजें हैं, तो कभी भी किसी की भी फाइल खुल जाती है और वो डर तो बना ही रहता है।
तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के साथ जाने में ज्यादा भलाई है। और आप किसी का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो लोग भी गए हैं, आरएलडी को छोड़ दीजिए, आरएलडी ने कुछ अपना अलग एक सौदेबाजी की तो उसकी वजह से वो गए, लेकिन बाकी तमाम आप देखिए जो एनडीए में शामिल हुए, खासतौर पे इंडिविजुअल नेता, तो वो ऐसा ही रहा है। अब आप अगर इस चुनाव में देखिए, बहुत साधारण सी गिनती थी, 37 विधायक चाहिए एक चुनाव करने के लिए, 102 की कमी हो रही, 109 है समाजवादी पार्टी के पास और 2 की कमी है। सामान्य तौर पर अगर ये चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी के रंजन साहब जीत जाते, लेकिन अब सामान्य तरीके से तो ये चुनाव होना नहीं है। बीजेपी के पास 7-8 की कमी है अगर उस कोरम को देखा जाए। राजा भैया 8 की कमी है, 8 की कमी है, 6 की कमी है। अब राजा भैया तो 6 की कमी बची है। तो और लेकिन समाजवादी पार्टी के पास 2 की कमी है, जिसमें कि आसानी से अगर ये 8वां कैंडिडेट नहीं खड़े करता तो आसानी से वो जीत हो जाती। लेकिन आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद स्थितियां बदल गई, एक बड़े अच्छी खासी तादाद वहां पहुंच गई विधायकों की और स्थितियां बदल गई। और निश्चित तौर पर जैसा कि सुरेंद्र जी कह रहे थे, एक और बात है, वो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है कि जो सेठ हैं निश्चित तौर पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा है। नहीं, सुरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि भैया ये नूरा कुश्ती है, ये आलोक रंजन को चित्त कर दिया समाजवादी पार्टी ने, ये नूरा कुश्ती चल रही है। अखिलेश तो पहले ही अंदर से एक तरीके से, अखिलेश तो पहले ही उनको एक तरीके से, सेठ को पहले ही जो बनाने वाले तो अखिलेश और मुलायम सिंह ही हैं, सेठ को सेठ तो नहीं लोगों ने बनाया। तो वो कह रहे हैं घर का बच्चा है, अगर पड़ोसी के घर में रहने लगा या पड़ोस में कुरिया डाल के रह रहा या महल बना के रह रहा तो है तो अपना ही बच्चा। एक ब्रेक ले रहा हूं। राज्यसभा का चुनाव और हिट किसका दांव, मंथन में हिट और फिट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रेक से पहले की चर्चा में इस बात को बिल्कुल लगभग सारे लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि क्रॉस वोटिंग की भयंकर आशंका है। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले सुरेंद्र दुबे जी ने एक तरीके से ऐलानिया कह दिया कि अब मामला कुछ बचा नहीं है, संजय सेठ की ही ताजपोशी होनी है, क्योंकि संजय सेठ के रिश्ते समाजवादी पार्टी में बहुत तगड़े हैं। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह की उत्पत्ति से लेकर उद्भव तक एक तरीके से उनकी राजनीति को सुरेंद्र दुबे ने बहुत करीब से देखा है, फॉलो किया है। तो वो बात जो कह रहे हैं तो मुझे बहुत उसमें दम लग रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र लगातार जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार पल पल जो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कौशलेंद्र, क्या समीकरण, क्या स्थितियां परिस्थितियां दिख रही हैं? चूंकि अब बहुत सारी चीज़ें, डिनर भी सब मुझे लगता है अंतिम चरण में होंगे। अब जो डिनर पॉलिटिक्स, जैसा सुरेंद्र दुबे जी कर रहे हैं, डिनर विनर तो औपचारिकता है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं। तो अब चुनाव से कुछ घंटे पहले ही, मतदान से, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति आप देख रहे हैं एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में, कौशलेंद्र? जी बिल्कुल सर, आपको बताएं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अभी सूचना जो आई कि 4 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको बताएं अंदर खाने आवाज आ रही कि करीब 6-7 विधायक नहीं पहुंचे हैं जी। और ये जो विधायकों का वो भी पार्टी मीटिंग में, जबकि हाईकमान ने जो है निर्देशित भी किया था कि नहीं सभी विधायकों को आना है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पार्टी की तरफ से जो है विधायकों को रुकने की व्यवस्था भी की गई है कि कहाँ किसको रुकना, और पार्टी जो जिस प्रत्याशी को जो अलॉटमेंट जैसे देगा जाएगा, वर्गीता जिसको जिस प्रत्याशी किसको कौन वोट करेगा, वो पूरा सबको बताया गया है। और वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है आज अपनी एनडीए घटक दल जो है उनको लेके लोक भवन में पूरा एक नूरा कुश्ती जैसे होता है सर, जो है वो पूरा दिखा भी दिया कि देखिए हमारे पास जो घटक दल है वो तमाम लोग हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 9 विधायक सर जो है आरएलडी के थे, जो कयास लगाए जा रहे थे कि 4 विधायक इनसे नाराज है, लेकिन आप वो देखेंगे कि आज 9 विधायक वहां लोक भवन में पहुंचे हैं और दोपहर का जो लंच हुआ है राजभवन उसमें भी गए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्सनली इन 9 विधायकों से मिले भी हैं
तो उनको जो है जो लेके जो लोगों के बीच में जो चर्चा थी कि 4 विधायक हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग या आरएलडी वाले करेंगे, भारत समाजवादी पार्टी खेमे में आ सकते हैं, आज उस पर भी पूरा विराम लग गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जो 6-7 विधायक समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे हैं, उनका कुछ पता नहीं। हालांकि ये पार्टी कमान हाईकमान की तरफ से कहा जा रहा है तो हमारे टच में हो, किसी काम की वजह से लखनऊ नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो देर रात तक या कल सुबह तक वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और वो जो है अपना वोटिंग करेंगे। लेकिन कयास यहाँ लगाया जा रहा है क्योंकि 2 महत्वपूर्ण चीजें सर इसमें समझनी होंगी। जैसे जनसत्ता दल के पास रघुराज प्रताप राजा भैया के पास जो है 2 वोट हैं सर, एक खुद के हैं और एक उनकी पार्टी के जो विधायक जीते हुए हैं, तो एक 2 महत्वपूर्ण जो वोट हैं सर, वो लोगों को कहीं न कहीं जो है एक पशु पेश में डाल दिया है। उन्होंने आज लोक भवन में खुलासा भी कर दिया कि हाँ हम जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों को एक भी है कि क्योंकि राज्यसभा जो 8वें प्रत्याशी संजय सेठ हैं, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी खेमे में ही रहे, और 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था सर, उसमें महत्वपूर्ण एक बात आई थी कि जो बसपा और सपा का जो गठबंधन था, आपने देखा होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पे सिर्फ 2 व्यक्ति पहुंचे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक उस समय के तत्कालीन राज्यसभा सांसद संजय सेठ गए थे जी। केक कटा था, उनका जन्मदिन मना था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो आप अगर देखेंगे तो रघुराज प्रताप का इतना कहना ही और उधर से एक खबर आना कि इतने विधायक नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय हो गया। हो सकता है कि 8वां प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का है प्रथम वरीयता में, क्योंकि 29 विधायक के भारतीय जनता पार्टी के पास हैं सर, और 34 विधायक प्रथम वरीयता में समाजवादी पार्टी के पास हैं जी। लेकिन अगर 4 विधायक क्रॉस वोटिंग अगर समाजवादी पार्टी खेमे में, जो अभी बताया जा रहा है कि अगर मीटिंग में नहीं आए, हो सकता है किसी न किसी के संपर्क में हो, तो अगर वो सर आ रहे हैं तो 33 उधर 4 घट जाएंगे सर, 29 पे आ जाएंगे और 35 पे पहुंच जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात है सर जो है जी जी महत्वपूर्ण कौशलेंद्र ने पूरा गुणागणित बताया। कौशलेंद्र, जो 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, महाराजी देवी गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं, राकेश पांडे जिनके अभी बेटे भाजपा में चले गए हैं, बसपा के सांसद थे, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल, ये 4 नाम जो अभी निकल कर सामने आए। पूजा पाल राजू पाल की पत्नी हैं, इनकी क्या गुणागणित हो सकती है? महाराजी देवी अगर क्रॉस वोटिंग करेंगे तो ऐसा क्या फैक्टर हो सकता है उसके लिए? राकेश पांडे के बारे में तो साफ है कि भाई उनके बेटे चले गए हैं, हो सकता है कि भाजपा में, तो भाजपा के लिए उनके दिल में नरम रुख हो। विनोद चतुर्वेदी कांग्रेस से आए थे, कालपी से विधायक हैं, सपा के खेमे में हैं। पूजा पाल राजूपाल की पत्नी हैं। क्या कारण इनके हो सकते हैं? पार्टी से नाराज हैं, कोई डील हुई है, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या खबरें हैं लखनऊ में? कौशलेंद्र, आपको बताएं सर, जो है अगर बात करेंगे इन विधायकों की, पूजा पाल को आप जान लीजिए कि जो विधानसभा सत्र जब चल रहा था सर अभी पिछली बार का जी, तभी से माहौल कहीं ना कहीं बना गया, क्योंकि एक जो चुनाव हुआ, आप देखिए उनको एमएलसी बना दिया, हालांकि वो भी मंत्री बनने की रेस में जो है अपना चक्कर लगा रहे हैं। जो हार की गोष्ठी से आए, समाजवादी पार्टी में पहले विधायक थे, उसके बाद इस्तीफा दिया, तभी ये चर्चा पूजा पाल का भी लेके किया जा रहा था कि हो सकता है कि पूजा पाल भी समाजवादी पार्टी जो विधायक बस इस्तीफा दें और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में जाए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सर जो है, आपने जो बताया कि गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है, तो आप उनको देखेंगे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो झुकाव है, जो क्योंकि अभी भी उनके ऊपर केसेस चार्जेस लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं, तो कहीं न आना तो थोड़ा उनके लिए एक जो है संकेत तो जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जान भी रही है, और लोगों की दबी जुबान में जो नेता है वो कह भी रहे हैं कि नहीं, वो तो एक क्लियर है कि जो है कि क्रॉस वोट होगा। पूजा पाल की भी अगर आप बात करेंगे तो पूजा पाल को लेके सर, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अभी वो बहुजन समाज पार्टी से आई हुई है और जीत, उनको टिकट मिला, चुनाव जीत गई है, लेकिन सत्ता के लिए जो सर लोगों की जो चाहत होती है वो कहीं न कहीं उनको जो है कमजोर कर रहा था कि नहीं चला जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो खेमा था सर, वो पूरा देखिए जो है वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो बसपा में रहा हो या भारतीय जनता पार्टी में भी, देखिए कि कई लोग जब उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी जब छोड़ी थी, कई लोगों को समाजवादी पार्टी खेमे में लेके गए थे, तो उस खेमे को देखते हैं। और राजनीति जो आज बदल रही है सर, कि अभी देखिए ओम प्रकाश राजभर इतने दिन से शपथ ले लेंगे, मंत्री बन जाएंगे, वो तो डेट भी निर्धारित कर दिए थे,
तो वो लोगों को लेके जो है थोड़ा सा पसोपेश है। हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो क्रॉस वोटिंग की जो अपना जो है माहौल बनाई हुई है, हो सकता है कल एक निर्णय ये भी हो जाए कि 4 विधायक अगर क्रॉस वोट करते हैं तो 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के जो है विजयी घोषित होने में कोई भी जो है बाधा नहीं आएगी सर। ठीक बात है, कौशलेंद्र बने रहिए। संजय सिंह एडीआर से ताल्लुक रखते हैं, चुनाव विश्लेषक के। मैं एक एडीआर की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था जिसमें अभी आ रहा था कि 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 600 विपक्षी नेताओं ने शरण पाई है और उसमें 426 विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद रहे हैं और ये इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उसमें 7 मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे तो एक तरीके से बहुत सारे दल, और इसमें सर्वाधिक जो लोग हैं, अभी महेंद्र सिंह ने भी इस बात को जिक्र किया कि सर्वाधिक कांग्रेस के लोग भाजपा में आए हैं। संजय सिंह, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी में आया है। भारतीय जनता पार्टी की एक विश्वसनीयता जरूर कायम हुई, जो इन दल बदलू नेताओं के दिल में उनको बड़ा विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी में। वो चाहे जो लोग हों, चाहे 1.5 साल बर्फ में भले लग गए हों, लेकिन बीजेपी ने जिनसे जो वादा किया वो उनको दिया जरूर है। इसलिए मुझे लगता है कि हर जो गाढ़े वक्त पर जो दूसरे दलों के नेता हैं वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू धन, शक्ति, सत्ता दूसरा पहलू है। संजय सिंह, इस पूरे जो घटनाक्रम, क्रॉस वोटिंग, दल बदलू या जो राजनीति है, इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, चुनाव विश्लेषक और एक ऐसे चुनाव विश्लेषक जो एडीआर के लिए काम करते हैं और जो चुनावी भ्रष्टाचार है उस पर भी आप लोग चोट करते हैं? संजय सिंह सुन पा रहे हैं? चौहान साहब, ये अप्रत्याशित नहीं है जब 8वें प्रत्याशी जी बोलिए संजय। प्रत्याशी के उम्मीदवार को लेबल कहीं ना जी आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह को फोन से जोड़ दिया जाए। कहीं से जो है वो शुरुआत में जिस तरह प्रबल स्थिति दिख रही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, काफी बाधित आ रही, लेकिन बोलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि दर्शकों तक पहुंचे आवाज। बोलिए। संजय सिंह का फोन पैच कर दिया जाए, फोन पर वो आ जाए, ज्यादा बेहतर आवाज होगी। महेंद्र सिंह, आपके पास आ रहा हूं। ये सारी बातें ठीक हैं, बीजेपी ट्रस्टेड पार्टी है, विपक्ष के जो नेता हैं, जो दल बदलू नेता हैं, उनके लिए तो बहुत ही ट्रस्टेड पार्टी है निश्चित तौर पर, देश के लिए भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर चुनावी भ्रष्टाचार, चुनावी सुधार, चुनावी उस दृष्टिकोण से अगर ओवरऑल देखें तो इस तरह की क्रॉस वोटिंग, दल बदलना, इनको क्या, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या मानते हैं आप? हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, खास तौर पर जो सत्ता में है और जो शुचिता की बात करती रही है, पार्टी विद डिफरेंस की बात करती रही है, वो पार्टी आप देखिए कि सारे भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनती जा रही। जैसा कि रैलियों में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते रहे हैं कि ये बहुत ही भ्रष्ट है तमाम लोगों के लिए, चाहे वो अजीत पवार के लिए हो, चाहे तमाम, आप गिनती, मतलब नाम लेना ठीक नहीं है, गिनती कर लीजिए, सबके लिए। और जब वो आ जाते हैं तो वो एक तरीके से धुल जाते हैं। तो भ्रष्टाचार को तो निश्चित तौर पे कोई मुद्दा अब इन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में रहा नहीं है। और खास तौर पर जिनके कंधों में मजबूत लोकतंत्र को और मजबूत करने की बात है, तो क्या भ्रष्टाचार से लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेने से मजबूत होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शुचिता की बात, एथिक्स की बात बहुत दूर की कौड़ी हो गई है दुर्गेश जी। हाँ, निश्चित तौर पे इन लोगों को यहाँ पर यथोचित सम्मान मिल जाता है। जो प्रॉमिस करती है भी, यहाँ पर अच्छा अपना ठिकाना, आशियाना बनाते हैं। और रही बात दूसरी पार्टियों की, दूसरी पार्टियां दे भी क्या सकती हैं? अब जिनके पास देने के लिए कुछ होगा तो वही देंगी। अब विपक्ष क्या दे सकती है? विपक्ष एक भरोसा दे सकती है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को ठीक से रखेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। कुल मिला के महेंद्र भाई, लोकतांत्रिक मूल्यों के बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है जिसके पास कुछ देने को नहीं है। मतलब जिसकी झोली खाली, वो अपना लोकतांत्रिक मूल्यों को झोली में भरे और उसी का भरोसा देता रहे।
एथिक्स की बात वही कर सकता है, और एथिक्स की बात अब सत्ताधारी पार्टी तो कर नहीं रही है, तो एथिक्स की बात विपक्षी ही कर सकता है। और बचा क्या, जनता की आवाज बनना, एथिक्स की बात करना, लोकतंत्र की बात करना और अच्छी चीजें करना और जनता के लिए लड़ाई लड़ना, विपक्ष की ड्यूटी भी यही है। लेकिन अब कितना कर पा रही कितना नहीं कर पा रही है, लेकिन जो नेता पाला बदलते हैं उनको विपक्ष में कोई रुचि नहीं है, संघर्ष में कोई रुचि नहीं है। वो चाहे कांग्रेस ने तमाम, जैसे एडीआर की आप बात कर रहे थे, आप देखेंगे तो वो रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाले तरह की कि पूर्व मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री से ज्यादा कांग्रेस या कोई पार्टी किसी को क्या दे सकती है, वहां तक पहुंचा है। अभी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष वो छोड़ के चले गए, तो इससे ज्यादा पार्टी किसी को क्या दे सकती है। अभी आज अभी थोड़ी देर पहले गीता कोड़ा है, कांग्रेस की सांसद थी वहां से, झारखंड से, वो भी छोड़ गई हैं। वो मधु कोड़ा की पत्नी है, जो मतलब बहुत कम समय चीफ मिनिस्टर रहे, एक वोट के कारण निर्दलीय विधायक होते हुए चीफ मिनिस्टर हो गए, तो और सैकड़ों करोड़ों का घोटाला था, वो भी आ गई बीजेपी में आज। हाँ, और वो देश पहले उनको कांग्रेस पालित पोषित करती रही, अब बीजेपी करेगी। हाँ, ये एक बड़ा, देखिए आप जो एडीआर की रिपोर्ट को देखिए कि करप्शन, मतलब जो लोग काला बदल के जा रहे हैं उसमें शायद ही कोई क्लीन छवि वाला आदमी हो, बहुत कम मिलेंगे, 2-3% मिलेंगे जो क्लीन हो, जिन्होंने कोई राजनीतिक तौर पे फैसला लिया हो अपने उस तरीके से कि भाई हमें अब इस पार्टी में इसकी विचारधारा अच्छी लग रही है इसलिए जाना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। वो लोग हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं करप्शन का चार्ज है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा कोई एजेंसी हमें हमारे दरवाजे पे आ जाएगी किसी दिन, तो वो लोग जा रहे हैं। तो वहां कोई बात सुचिता की तो सोची नहीं जा सकती है। निश्चित तौर पर अवधेश भार्गव जी, बात ठीक है, कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें निकल कर आई, लेकिन क्या अब ये राजनीति ऐसे ही चलेगी? क्या पहले भी ऐसे ही चल रही थी? आप तो दोनों चीज़ों के आपके सामने दृष्टांत हैं, आपने दोनों युग जिए हैं। पहले की राजनीति जिसके हवाले दिए जाते हैं अब कि वो बहुत अच्छी थी, और आज की मौजूदा राजनीति जिसकी निंदा की जाती है विपक्ष द्वारा, जरा उसकी समीक्षा करके या उसकी तुलना करके या दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले की राजनीति जो थी, जब मैं छात्र था, मुझे याद है, तो जवाहरलाल नेहरू जब चुनाव लड़ते थे तो उनके विरुद्ध जो खड़ा होता था उसको बाकायदे वो जीप मुहैया कराया करते थे। बोले इनके पास जीप नहीं है प्रचार करने के लिए, उनको पोस्टर छपवा के दिया करते थे। ये सुचिता थी। ये जैसा अब चल रहा है, अब तो ये लगता है कि किसी तरीके से विपक्ष को नष्ट नाबूद कर दो, और लोकतंत्र में जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा, तो लोकतंत्र कहाँ से चलेगा। आप देखिए, अभी बात चल रही थी बीजेपी ट्रस्टेड पार्टी हो गई, लेकिन आप एक चिंताजनक विषय और भी है कि बीजेपी के जो मूल लोग हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, इधर आने वाले मेरे जहन में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मेरे जहन में ये सवाल था कि भाई एडीआर के मुताबिक आपने 426 लोगों को ले लिया, उसमें ज़्यादातर कांग्रेसी हैं, एक आज और कांग्रेस की सांसद आप में आ गई। तो मेरा एक सवाल मेरे जहन में आता है अवधेश जी कि आप इतने सालों से काडर चला रहे हैं आरएसएस को, आप इतने सालों से बीजेपी 80 से चला रहे हैं, जनता पार्टी चला रहे हैं, क्या आपके पास वो चुनाव लड़ने लायक लोग नहीं तैयार हो पाए क्या? एक बड़ा सवाल ये है। और अगर हैं तो फिर अपने लोगों के ऊपर ये आयातित लोग, दल बदलुओं को क्यों तरजीह? ये दो सवाल उठते हैं भार्गव जी। देखिए, पहले क्या था कि राज्यसभा में संघ के प्रचारकों को भेजा जाता था, बीजेपी के बड़े नेताओं को जो चुनाव नहीं जीत सकते थे उनको भेजा जाता था, जिससे ये कहीं भी प्रचार के लिए जाएं तो इनको रेल का टिकट नहीं लगे, इनके रहने की सुविधा हो जाए, इनको गुजारे भत्ता मिलता रहे पेंशन के रूप में, तनख्वाह के रूप में। आज आप सत्ता की लालच के लिए आप राज्यसभा में भेजते हैं। आज आप सिर्फ अब जैसे ये सेठ को लेकर के आए, मुझे नहीं लगता, अगर सेठ जीत गए तो ठीक है, अन्यथा बीजेपी को ठेस लगेगी, यानी सेठ का उल्टा ठेस हो जाएगा, तो जगहसाई भी होगी। तो कुल मिलाकर के अभी अखिलेश जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे, जब वो डिनर पार्टी में घुस रहे थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके कई विधायक यहाँ नहीं आए। बोले नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन वो वोट करेंगे और अपने आप वोट करेंगे। यानी क्या मतलब, उनको पता है कि क्या होने जा रहा है। तो कुल मिला करके अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांड हुआ, आपने देखा। अरे कमलनाथ चाहते मुंह से कह देते मैं भैया कहीं नहीं जा रहा हूँ,
मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। लेकिन अपने ट्विटर से उन्होंने कांग्रेस निकाल दिया और अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कांग्रेस ने उनको किनारे कर दिया था। आज उन्हें न्याय यात्रा का इंचार्ज बना दिया है ग्वालियर में, दतिया 2 जिले उनके पास हैं। तो कुल मिला करके ये राजनीति में प्रोपेगेंडा चलता रहता है, एक न एक सी गुफा छोड़ दिया जाता है जिससे चर्चाओं में बने रहें और चर्चाओं के दौर में चलते रहें। लेकिन मूल जो लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र की भावना है, आप मुझे बताइए कि बीजेपी ने इतना सब कुछ किया, क्या इसके पहले विकास नहीं हुआ है? विकास तो पहले भी हुआ है। मुझे याद आता है जब मैं छात्र था कि पंचवर्षीय योजना बना करती थी सन 52 में और 57 तक, तृतीय पंचवर्षीय योजना तक चली। नेहरू जी के बाद वो खत्म हो गई। तो उस समय पंचवर्षीय योजना बना के जहाँ चलने के लिए सड़कें नहीं थी, गलियां नहीं थी, लोग मेड़ से चलते थे, आज वहां पहुंचाया। उसके बाद देश ने विकास किया, 35 करोड़ से हम 1.25 अरब में पहुंच गए। तो विकास तो हर जगह हुआ है, लेकिन प्राइस इंडेक्स में विकास आपने महंगाई बढ़ा के किया है। पहले कितना सस्ता था, आज कितना महंगा है, जबकि प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ा है। आबादी अगर आपकी 2.5 गुना बढ़ी है, 3 गुना बढ़ी है, तो आपका प्रोडक्शन रेट 10 गुना बढ़ा है, 20 गुना बढ़ा है। निश्चित फिर तौर पर महंगाई क्यों इतनी है? तो लोकतंत्र में कोई ये नहीं देख रहा है। लोकतंत्र में सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपना सिंहासन सलामत रखने के लिए। और आप देखिएगा कि अभी अगले 5 साल तो कुछ नहीं, लेकिन निकट भविष्य और भविष्य में बीजेपी की हालत कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी। बहुत बड़ी बात करें आप, बहुत बड़ी बात करें। आलोक भदौरिया इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। चर्चा अंतिम दौर में ही है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल बदल, क्रॉस वोटिंग, इसको लेकर जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, निष्ठाएं बदल रही हैं और गुणागणित समीकरण बदल रहे हैं। इन सब चीज़ों को क्या राजनीति, जो शुचिता की राजनीति की बात होती है, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति बात होती है, क्या जो ये बात करने वाले लोग क्या उस ओर इस राजनीति को ले जा रहे हैं क्या, आलोक जी? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी, थोड़ा देर से जुड़ने के लिए माफी, मैं अभी कहीं फंसा हुआ था जी। मुझे एक चीज ये लगती है कि आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, जिस ऊंचे आप प्रतिमानों की बात कर रहे हैं, मौजूदा दौर में इसकी हमको कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद तो दूर की बात है। अब जहां तक ये बात है कि कौन दल बदलता है, ये नहीं बदलता, मेरा मानना है कि नेताओं से ज्यादा जिम्मेदार केवल जनता है। अगर जनता ऐसे दल बदलियों को अगर वोट देती है कि जो आज ये रहता है, एक अगर आपको भारत रत्न दे दिया जाता है तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर कल जब आगरा में होता है तो वहां पे आपके झंडे लहराने लगते हैं, तो ये क्या है? तो इस तरीके के जो करवटें लेते हैं, मतलब जागते हैं, सोते हैं, तो अंतरात्मा की आप बात की उठा रहे हैं, अंतरात्मा की बात तो छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर अभी पैनलिस्ट की मैं बात सुन रहा था, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि सबका एक ही ध्येय है, सत्ता में कौन ला पाए, क्या ला पाए। अब जैसे अशोक चौहान साहब को लाया गया, अशोक चौहान साहब ने महाराष्ट्र की राजनीति में कितना परिवर्तन किया पिछले 5 साल में, 8 साल में, बताएं। आज उनके पास कितना बूथ है? क्या वो 10 कैंडिडेट जिता कर ला सकते हैं? अगर कांग्रेस, अगर महाविकास आघाड़ी से हट जाती है तो। अब तो खैर भाजपा में आ गए, मैं 20 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। क्या वो कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो सवाल है कि ऐसे लोगों का ना एक बिंब दिया जाता है, एक आपको बिंब पेश किया जाता है, एक सिंबल पेश किया जाता है। सिंबल ये है कि भाई वो पार्टी बड़ी आगे बढ़ रही है, सारे लोग छोड़ छोड़ करके उसमें जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब हम लोग इनकी बात करते हैं, क्रॉस वोटिंग की बात करते हैं, अब कौन सी क्रॉस वोटिंग की बात करते हैं? अभी तो चंडीगढ़ में एक चुनाव हुआ था, कितना बड़ा चुनाव होता है मेयर का, कितना बड़ा चंडीगढ़ का मेयर का बजट है। कोई बीएमसी तो है नहीं, दिल्ली तो है नहीं नगर निगम, कितना बड़ा बजट है। वहां पे किस तरीके से लोगों ने काम किया? क्या आप ये समझिए कि उसके वायरल के कोई भर्त्सना हुई? नहीं हुई। सवाल है कि उसके अकेले उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इतने वीडियो होने के बाद भी मैं अभी तक इस बात से हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये क्यों नहीं किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर उसका फैसला हो जाए। तो उसमें कौन सी छानबीन होनी थी? सब कुछ तो वीडियो है, आपको वीडियो में फोरेंसिक को भेजना था। आप तो क्राइम के भी बहुत एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक वाले आपको ये बता देते कि वीडियो डॉक्टर्ड है या नहीं है, तो उसके बाद तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए था फास्ट ट्रैक कोर्ट में। क्यों नहीं हुआ जी? तो सवाल है कि आपको मैसेज देना पड़ेगा, और वो मैसेज वहां पर सुप्रीम कोर्ट को देना था। मुझे ऐसा लगता है कि दिया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का मैं थोड़ा सम्मान करते हुए भी मुझे ये लगता है कि दिया जाना चाहिए था। और लेकिन अधिकतर आप केवल नेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर जनता जागरूक नहीं होगी,
आप ये देखिए, आप कहते हैं कि 25 करोड़ को आपने गरीबी रेखा से बाहर किया। अरे 82 करोड़ तो आपके को आप राशन बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? और बांट रहे हैं तो आपकी फोटो क्यों लग रही है? क्या सरकार का काम नहीं है? क्या सरकार के संविधान में ये नहीं लिखा कि भारत सरकार एक कल्याणकारी राज्य है? क्या संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं है वेलफेयर स्टेट का? अगर ये शब्द है, आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको क्या काम करना चाहिए? क्या आपको वहां पर एक हवाई जहाज में भी आप जब कभी चलते हैं तो वहां भी कैमरा चलता है, नीचे पानी में डाइव करते हैं वहां भी कैमरा चलता है, जिस समय पुलवामा का होता है वहां भी आप बियर गिल के साथ में शूटिंग करते रहते हैं? ये नहीं है आपका काम। मेरा मानना है कि सर्वोच्च स्तर से ही एक आपको प्रतिमान सिद्ध करने पड़ेंगे। अगर वहीं से ही आपको एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, तभी बात होगा। आज भी आप देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक जगह कार्यक्रम में मैं बाहर था, तो मैंने देखा कि एक मंत्री को रिसीव करने के लिए जिस तरीके से लोग खड़े हुए थे, अरे वो तो लाल बत्ती कल्चर है। आपने सड़क में केवल एक लाल बत्ती का एक बिंब उठा लिया कि वो लाल रंग की वो बत्ती नहीं जल रही, इसका मतलब वीआईपी कल्चर खत्म हो गया। अरे जाइए तो सही, मिनिस्टर आता है तो किस तरीके से बर्ताव होता है लोगों के साथ में। अभी हमारे आपके नोएडा में, दिल्ली से सटे नोएडा में राज्यपाल जी आई वहां पे। अब वहां आई तो वहां पर पता चला कि सब लोगों की एंट्री रोक दी गई। क्यों भाई? क्या अमेरिका में एंट्री रुकती है? क्या फ्रांस में रुकती है? क्या सिंगापुर में रुकती है? नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती भाई? उनका एक बॉडीगार्ड है वो। भाई आपको तो हर व्यक्ति की सुरक्षा करनी है ना। आप मेटल डिटेक्टर लगाइए, चाहे कोई भी लगाए, किसी कार्यक्रम में आप उसको तो आप सब चेक करके अंदर भेजेंगे ना। तो जब चेक करके अंदर भेजेंगे तो फिर दिक्कत क्या? उनके पास तो सिक्योरिटी का घेरा होता ही है। क्यों आपने सारे का सारे एंट्री रोक दी गई? तो सवाल है कि ये वीआईपी कल्चर है, और वीआईपी कल्चर तब तक होगी, जैसा इन्होंने कहा, कि जब आपका केवल एकमात्र उद्देश्य है सत्ता। मैं पैनलिस्ट की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जब केवल सत्ता का उद्देश्य होगा तो बातें आप करेंगे, बिंब आप छोड़ेंगे, सिंबल आप छोड़ेंगे, लेकिन जब आप उसकी असलियत की पड़ताल करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि जनता ठगी नहीं रहेगी, जनता जागरूक नहीं हो रही है। मुझे कष्ट इस बात का है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जनता ठगी रहेगी, कि जनता नेताओं के व्यवहार नहीं जानती, लेकिन जनता ठगी नहीं है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और आप जैसे चैनल अगर लगातार इसी मुद्दे को उठाते रहें, एक आवाज आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि भाई दल बदलुओं को क्यों कोई टिकट दे पार्टी वाला। ये पूछा जाना चाहिए, अखिलेश से भी पूछा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए, बसपा से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप दल बदलुओं को टिकट क्यों देते? तो सवाल है कि जनता, अगर आप टिकट देते हैं तो जनता हराए। अब ये काम तो जनता का है। अब जनता अगर नहीं हराएगी तो जाहिर से इसमें मीडिया का भी काम है कि हम लोग शायद उतना जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको अपनी तरफ भी एक उंगली उठती है, वो भी देखनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी। अवधेश भार्गव साहब से एक अंतिम टिप्पणी लूँगा, बस छोटी सी। अवधेश जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे कि भदौरिया जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, कहा कि भाई एक तो पत्रकारों की भूमिका वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है जगाने वाली। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, आपसे बेहतर बहुत सारे आप जानते ही हैं क्या कारण है। उसके अलावा जनता, और यहाँ तो एडीआर की रिपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा दल ही दल बदलुओं से भरा हुआ है। अब बताइए वो चुनाव किसको लड़ाएं जब पूरे दल में ही इतने लोग आ गए हैं? तो अंतिम टिप्पणी है ये। देखिए, अंतिम टिप्पणी ये है, आप देख रहे हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मेरे मध्य प्रदेश की बात करूंगा। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज उनकी क्या हालत है, इससे ज्यादा आईना मैं नहीं दिखा सकता। आप समझदार हैं। जो लोग आज ट्रस्ट करके आ रहे हैं, अभी हमारे यहाँ कांग्रेस से टूट के सिंधिया जी आए थे, उनके साथ 17-18 लोग आए थे। कितने लोग आज उनके बचे हैं? 4 लोग। तो ये इशारा काफी है, क्योंकि ट्रस्टेड और फ्रस्ट्रेड को मिला करके जो रोस्ट होगा वो सबके सामने होगा। और पार्टी में नहीं लगता, कोई विचारधारा नहीं बची है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। अभी आलोक जी ने कहा ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। अरे जब ये कुर्सी से उतर जाते तो इन्हें जान का खतरा नहीं होता है, लेकिन जब कुर्सी में रहते तो इन्हें जान का खतरा होता है। जिसे खुद जान का खतरा है वो जनसेवक कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले सत्ता को और जनता को तय करना पड़ेगा कि वास्तविक लोकतंत्र, वास्तविक जनसेवा, वास्तविक जनसेवक क्या होता है। 5 साल नौकरी करके आप और पेंशन लेते हैं, और जितनी बार विधायक रहते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं, तो जनता की सेवा कहाँ हुई? तो बहुत कुछ परिमार्जन करने लायक है। इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत धन्यवाद पुनः महेंद्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद देते हैं। सवाल यही है, राजनीति है,
संख्या बल बढ़ाना है राज्यसभा में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, रस्सा कसी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। राज्यसभा का वोटिंग है कल, लेकिन दांव सेठ पर बीजेपी ने लगाया है। अब क्या समाजवादी पार्टी की ठेठ वाली राजनीति कामयाब होगी या संजय सेठ कामयाब होकर राज्यसभा जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।